Good morning, students. Today we are going to learn chapter 4 Computer Memory and Storage. Children, as God has blessed us with a memory to remember the things, similarly, computers also required some devices to store the data and information for future use. That means जैसे हमारे पास दिमाग है, हम सारी चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जिसमें वो डेटाज इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर्स को स्टोर करके रख सकता है. एंड दीज डिवाइसेस आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस. As human being, we tend to forget things over a longer period, but computer do not. जैसे कि हम क्या होता है, अगर बहुत टाइम हो जाता है तो जो भी हमने याद किया रहता है वो हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं ना. एग्जाम टाइम में क्या होता है, आप याद करते हो, फिर अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बीत जाता है तो आप क्या करते हो, भूल जाते हो. लेकिन कंप्यूटर नहीं भूलता. वट एवर वी सेव्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर डू नॉट फॉरगेट. There are two types of storage devices: primary storage devices or primary memory, secondary storage devices or secondary memory. Now first, primary storage devices. There are two types of primary storage devices: RAM and ROM. RAM is what? Random access memory. RAM is a temporary memory. Whatever written in RAM, when we switch off the computer, everything will be erased. So let's see how RAM work. RAM is also known as main memory, and the main memory is directly or indirectly connected to the central processing unit. That means जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सीपीयू प्रोसेस करना स्टार्ट करता है. सीपीयू जब प्रोसेस करता है उसे इनपुट की रिक्वायरमेंट्स होती है. अब वो इनपुट कहाँ से लेता है, मेन मेमोरी से. दैट मीन्स कहाँ से लेता है, रैम से. सो वॉट एवर इनपुट सीपीयू नीड फॉर प्रोसेसिंग इट एक्सेस फ्रॉम रैम. Then it only stores those data and instructions on which computer is currently working. As we know that RAM is very fast but having very less space. So we cannot store huge amount of data in RAM, but RAM stores only those that is required for processing of CPU. मतलब जैसे RAM बहुत फास्ट होता है लेकिन रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है. तो रैम सिर्फ उन्हीं डेटास को स्टोर करता है जो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. द सीपीयू कंटिन्यूसली रीड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड देयर एंड एग्जीक्यूट दैम एज अ रिक्वायर्ड. मतलब सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करने के लिए डेटास को कहाँ से लेता है, मेन मेमोरी रैम से लेता है. प्रोसेस मतलब उसके ऊपर कुछ काम करता है और उसके बाद हमें क्या शो करता है, आउटपुट शो करता है. रोम इज read only memory. ROM's data is pre-recorded. It is a non-volatile in nature. Read only means, students, we can only read but we cannot write. Okay, so softwares whatever it is already installed in ROM. मतलब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो रोम में पहले से ही डले होते हैं, आप इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, आप इसमें नहीं लिख सकते हो. रोम क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का मतलब होता है मिट जाना, इरेज हो जाना. लेकिन जैसे मैंने बताया कि रैम क्या होता है, आपका इरेजेबल मेमोरी होती है. जैसे ही हम सिस्टम को ऑफ करते हैं, रैम में जो भी लिखा रहता है वो सब क्या होता है, इरेज हो जाता है. लेकिन रोम के साथ ऐसा नहीं होता. रोम क्या करता है, सॉफ्टवेयर्स को परमानेंटली स्टोर करके रखता है. सिस्टम को ऑफ करने के बाद ही भी इसमें सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सेव रहते हैं. It is generally used for the special software called BIOS, Basic Input Output System. As in previous classes we have learned what is BIOS. BIOS is called Bootstrap Loader when we switch on the computer, and Bootstrap Loader is a software which load operating system from hard disk to main memory. Means what? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कौन उसमें एक्टिवेट काम करना शुरू करता है, BIOS, Basic Input Output System. बायोस क्या करता है, बूट स्ट्रैप लोडर एक सॉफ्टवेयर है उसको कॉल करता है. और उसका काम क्या होता है, बूट स्ट्रैप लोडर का काम क्या होता है, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड डिस्क में सेव होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से कहाँ डालता है, मेन मेमोरी में डालता है. ठीक है, तो ये बायोस जो है वो कहाँ पे सेव होता है, रोम में सेव होता है. नाउ द टाइप ऑफ रोम.
There are three types of ROM. First is PROM, programmable read-only memory. In this read-only memory, programs can be written according to user's need but only once. मतलब यूज़र के अकॉर्डिंग इसमें प्रोग्राम्स को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लिखती हैं बट ओनली वंस, सिर्फ एक बार. देन EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज using special hardware can erase the data returns or program returns in this memory and can rewrite the new program. मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो स्पेशल हार्डवेयर यूज़ करके इसमें जो प्रोग्राम्स लिखे होंगे उसको इरेज करके न्यू प्रोग्राम्स लिख सकते हैं. देन EEPROM, electrically erasable programmable read only memory. That means using special software and hardware, user can change the software or program which is written in read only memory. Special hardware और software use करके user इस मेमोरी में इस EEPROM मेमोरी में जो डेटाज है उसको चेंज कर सकता है. नाउ द नेक्स्ट इज सी स्टूडेंट्स, CPU for processing takes data from hard disk, but the speed of CPU is very much high as compared to the hard disk. Hard disk is very slow and it cannot send data in the speed that CPU required. मतलब CPU जो है वो प्रोसेस करने के लिए डाटास को कहाँ से ले लेता है, हार्ड डिस्क से. हार्ड डिस्क उतनी स्पीड में डाटास को सेंड नहीं कर पाता जितनी स्पीड में CPU को प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है. सो देयरफॉर वन मेमोरी इंसर्टेड इन बिटवीन द CPU एंड हार्ड डिस्क इज RAM, random access memory or main memory. And RAM is faster than hard disk. Then CPU takes data from RAM and RAM takes data from hard disk. मतलब अब as we know that hard disk उतनी स्पीड में डाटास को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता जितनी स्पीड में CPU को रिक्वायर्ड है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क और CPU दोनों के बीच में एक और मेमोरी लाते हैं एंड दैट इज़ व्हाट, मेन मेमोरी. वो क्या आपकी मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में फास्ट होता है. ये CPU को डाटा फास्टली सेंड करता है इन कंपैरिजन ऑफ हार्ड डिस्क. बट फिर भी अगर हम देखें तो CPU की जो स्पीड है वो RAM से भी ज़्यादा है. मतलब CPU का जो क्लॉक होता है वो बहुत फास्ट चलता है, उतनी स्पीड में RAM डाटास को सेंड नहीं कर पाता. मतलब देखो, अगर CPU को डाटास की ज़रूरत है इस प्रोसेस करने के लिए तो CPU की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बट RAM मेमोरी भी उतनी स्पीड में डाटास को सेंड नहीं कर पाता. तो CPU क्या है, वो खाली बैठ जाता, कोई काम नहीं करता, क्योंकि RAM डेटा को स्लो भेजता है, उतनी स्पीड में नहीं भेज पाता जितनी स्पीड में CPU को रिक्वायर्ड है. तो जब तक CPU को पूरा इनपुट नहीं मिलेगा तब तक CPU कोई काम नहीं करता. वो क्या होता है, खाली बैठ जाता है, आइडियल बैठ जाता है. ठीक है, कोई प्रोसेस ही नहीं करता. सो उस वक्त वो जो टाइम है वो क्या हो रहा है, CPU का वेस्ट हो रहा है. तो अगर CPU को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है, यूज़फुल बनाना है, तब दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, CPU और RAM के बीच में एक और मेमोरी को लेके आते हैं, दैट इज़ व्हाट, कैश मेमोरी. चलो एक एग्जांपल देते हैं. सपोज़ मान लो अगर आपको पैसे निकालने हैं, आपको पैसे देने हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना पर्स चेक करोगे, है ना. पर्स में से मतलब फ्रिक्वेंटली वी कैन एक्सेस मनी फ्रॉम अवर पर्स. सो पर्स में से निकालोगे. अगर पर्स में भी पैसे नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, कबर्ड से निकालोगे, जहाँ आप नॉर्मली आप क्या करते हो, पैसे को रखते हो कबर्ड, अलमीरा में. अगर वहाँ पर भी पैसे नहीं मिलेंगे तब आप कहाँ जाओगे, बैंक में जाओगे विड्रॉल करने के लिए. तो ये जो बैंक है वो क्या है, हार्ड डिस्क है. ठीक है, तो बैंक से डेटा को ला के हम कहाँ पे रखते हैं, अपने अलमीरा में रखते हैं. तो बैंक तो हम बार बार नहीं जा सकते ना, क्योंकि बैंक में जाते तो हमको टाइम लगता है. तो बैंक से हम निकाल के कहाँ रखेंगे, अलमीरा में. तो अलमीरा क्या हो गई आपकी, RAM, मेन मेमोरी हो गई. ठीक, अब RAM अलमीरा भी हम बार बार नहीं खोल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें से पैसे निकाल के पर्स में डाल देते हैं. तो अलमीरा जो है वो RAM है और जो पर्स है वो क्या हो गया, कैश मेमोरी. अब आप बार बार आपको अगर मनी की ज़रूरत है तो आप फ्रिक्वेंटली जल्दी से कहाँ से निकालोगे, पर्स से निकालोगे
Exactly वैसे ही when CPU needs the frequent datas that CPU uses very frequently, then CPU first check the data in cache memory. If he found in cache memory, then CPU do the work. If the data which required by the CPU is not found in cache memory, then CPU check the main memory. If data are present in main memory, then data loaded from main memory to cache memory. If data are not found in main memory also, then at the last CPU access data from hard disk to main memory, then main memory to cache memory, and then it works. Okay, so cache memory, देखो cache memory जो है वो CPU के बहुत पास है ना, CPU और RAM के बीच में, तो बहुत फास्ट है. तो CPU को प्रोसेस करना है तो डेटा को फास्ट कहाँ से लेगा, रैम से लेगा, कैश मेमोरी से लेगा. तो कैश मेमोरी की स्पीड इन कंपैरिजन ऑफ हार्ड डिस्क एंड रैम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्टर होता है. कैश मेमोरी इज़ फास्टर बट इट इज़ अ वेरी सेम, its storage capacity is very low but it is faster than hard disk and RAM. ठीक है, तो बिकॉज कैश मेमोरी CPU के बहुत पास है, तो वो CPU को जब भी प्रोसेस की रिक्वायर्ड डेटास की ज़रूरत है वो कैश मेमोरी से उसको लेता है. अगर कैश में भी डेटा उसको नहीं मिलता है तो वो मेन मेमोरी रैम के पास जाता है, और अगर रैम में भी नहीं मिलता है तो फिर वो कहाँ जाता है, हार्ड डिस्क के पास जाता है. तो बिकॉज ऑफ कैश अगर हमको अपने CPU की स्पीड को बढ़ाना है, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना है, तब हम क्या करते हैं, रैम मेन मेमोरी और CPU के बीच में हम क्या लगाते हैं, एक और मेमोरी लगाते हैं, दैट इज़ व्हाट, कैश मेमोरी. नाउ सी द मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी. फर्स्ट इज बिट. अ बिट इज अ सिंगल, जीरो और वन on its own. That means bit is what, single one digit, either it may be 0 or 1. A group of 4 bit together is called nibble, like 1 0 1 0, 4 bits. So 4 bit group of 4 bit is called one nibble. A group of 8 bit together is called a byte, and this is one of the main unit of measurement in all of computing. 8 bits, see, 1 1 0 1 1 0 1 0. 8 bits, group of 8 bits called one byte, and we measure the computer memory in terms of bytes. See, 1 byte equals to 8 bits. 1 0 1 0 0 1 0 1. How many bits are there? 8 bits. And the group of 8 bit is called one byte. 1 byte equals to 8 bit, and 1024 byte make 1 kilobyte, or we say in 1 kilobyte how many bytes are there, 1024 bytes. Similarly, 1 megabyte, in 1 megabyte how many kilobytes are there, 1024 kilobytes. In 1 gigabyte how many megabytes are there, 1024 megabytes. In 1 terabyte how many gigabytes are there, 1024 gigabytes. That means from 8 bits 1 byte form. 1024 bytes is equals to 1 kilobyte. 1024 kilobyte is equals to 1 megabyte. 1024 megabyte is equals to 1 gigabyte, and 1024 gigabyte is equals to 1 terabyte. Now the secondary storage devices. As we know that primary memory is very fast, but its storage capacity is very low. We cannot store huge amount of data in primary memory. So for storing the large amount of data, we need another memory device, and that is called secondary memory devices. Then the types of secondary storage. A storage device is a device that is used to store the information such as hard disk drive, flash drive, floppy drive, and the tape drives. These are what examples of secondary storage devices. In our next class, we will learn each of them in detail. And today's explanation, now I am ending here. Thank you, students.